So let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. Before I begin, I would like to say कि जिनको भी मेरे से पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है, 2-3 people have already booked the mentorship. हरी अप, ये सेशन अभी फ्री है फॉर 2-3 months क्योंकि उसके बाद से फिर चार्जेस इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे. और कन्वीनियंस के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो जो लोग भी इंस्टाग्राम पे नहीं है या ईमेल आईडी से उनको प्रॉब्लम हो रही कनेक्ट होने में, तो वो डायरेक्टली जो इंस्टाग्राम का जो लिंक टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. और उसके बाद फिर मैं फर्दर कम्युनिकेशन करूँगी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए. तो सबसे पहला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश फार्मर्स fear cheaper apples will hit market after India-US trade deal. So even as India negotiates bilateral trade agreement with US following US President Donald Trump's steep tariff protectionism, apple growers in Himachal Pradesh are concerned about a potential reduction in tariffs on American apples, which could severely impact their livelihoods. So Kuldeep Singh Rathore, Congress MLA from Theok in Shimla, and party shopkeepers has urged the political parties to resist the pressure from any foreign country and protect the interest of apple growers. अब इसका बेसिक कंटेक्स्ट यही बताया गया है कि इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएस एंड देयर इज़ कंसर्न अमंग द एप्पल ग्रोअर्स इन हिमाचल प्रदेश over possible tariffs reductions in US apples. Also there is a fear of cheaper US apples, especially red variety apples which are flooding the Indian markets. अब इसमें की पॉइंट्स क्या बताए गए हैं दैट करंट इम्पोर्ट ड्यूटी जो है दैट इंडिया इम्पोजेज इज़ ऑफ अराउंड 50%. सो करेंटली इंडिया जो है वो 50% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट करता है. US push for tariff reductions. After this क्या होता है that ongoing US India trade talks focus on reducing tariff on agricultural goods including apples. अब उसका impact क्या पड़ेगा of past concessions that US secured lower tariffs on almonds, pistachios, walnuts, boosting US exports but hurting Indian farmers. So economic significance क्या है that apples are crucial to Himachal Pradesh economy and supports 1.5 lakh families. Annual turnover है of around 5,000 crores. Farmers' concern क्या है that local growers lack scale and subsidies of US producers. Okay, so reduction in tariff could devastate small and middle and marginal farmers, isn't it? अब इंडिया के बेसिस में क्या सिग्निफिकेंस इसका है कि इंडिया को एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी अडेप्ट करनी चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स दैट इज़ क्रूशियल फॉर रूरल स्टेबिलिटी. और क्योंकि एप्पल ट्रेड जो है वो एक मेजर सेगमेंट है हिमाचल की इकनॉमी का, तो उस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए. ठीक है. और उसके अलावा ट्रेड लिबरलाइजेशन वर्सेस डोमेस्टिक सेक्टर प्रोटेक्शन, इन पे वर्क करना चाहिए. स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करनी चाहिए इंडिया को दैट इंडिया नीड्स टू नेगोशिएट केयरफुली टू अवॉइड हार्मिंग सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका क्या रिलेवेंस है दैट
एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हुई हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे, ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये आ सकता है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल सेक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और उसके अलावा इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है, एंड बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट विद ग्लोबल ट्रेड कमिटमेंट्स। एथिकल डायमेंशंस पे अगर देखें कि ट्रेड पॉलिसीज़ को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को, दैट इज़ अफेक्टिंग द मार्जिनल फार्मर्स एंड देयर लाइवलीहुड्स। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल साउथ्स वॉइस की टू contemporary world progress. PM. Progress in a contemporary world will not be possible without giving a voice to global south. Prime Minister Narendra Modi on Thursday, while addressing a joint session of Ghana's parliament in its capital Accra, said this. So Mr. Modi, who received Ghana's highest state of honor, अब ये कुछ स्टेट कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाईएस्ट जो स्टेट ऑफ ऑनर है, ठीक है, उसे कहते हैं द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये अवार्ड उनको मिला है, ये देख रहे हैं आप, मोदी जी को पहनाया जा रहा है। कोटेड द कंट्रीज फाउंडिंग फादर ख्वामे क्रुमा, who said that Africa and India are connected by intrinsic forces. So the world order created after Second World War is changing fast. The rise in the global south and shifting demographics are contributing to its pace and scale. Challenges that humanity has faced in earlier centuries still persist in different forms. अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, so it reflects India's efforts to ensure the global south is no left behind in the rapidly evolving global landscape, and emphasizing sacred challenges, demographic power and the moral imperative for more equitable world order. अब यूपीएससी के रेलेवेंस में आपका जो आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको आप कंसेप्चुअल नोट्स के बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो आपका जीएस पेपर 2 में है। साउथ नेशंस या सदर्न नेशंस कोऑपरेशंस, रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट नेगोशिएशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं इन टॉपिक्स पे। सो नेक्स्ट इज सोशलिज्म सेक्युलरिज्म आर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर इस आर्टिकल की बात करें, सो देयर इज़ अ डिबेट अराउंड रिमूविंग द वर्ड्स सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, और इसके ऊपर ही पूरा आर्टिकल है, फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द एडिटोरियल काउंटर्स आर्ग्यूमेंट्स दैट दीज वर लेटर इम्पोजिशंस एडेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात अगर हम करें, तो प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एम्स टू सिक्योर जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब सोशलिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, दैट सोशलिज्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक पॉलिसी अलोन बट इंश्राइंस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी। डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 39 एंड 38। So socio-economic rights and welfare policies are important. This seeks to create a society free from exploitation where dignity of individual is upheld. Secularism in constitution की अगर हम बात करें, so India secularism has equal respect for all religion and no state religion.
Protection of minority rights is also reflected in secularism, is also reflected in fundamental rights under Article 14, that is equality before law. 25 to 28 जितने भी आर्टिकल्स आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, एंड 29 to 30 में रिफ्लेक्ट किए गए हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दैट केशव नंदा भारती केस में जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंसर्शन ऑफ सेक्युलरिज्म वाया 42nd अमेंडमेंट ओनली क्लैरिफाइड द प्री एग्जिस्टिंग स्पिरिट। सो डेफिनेटली अगर हम आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल्स में ये पहले से ही मैंशनड है कि सेक्युलरिज्म जो है, अब उसे क्या किया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। अब इसमें इस आर्टिकल में आर्गुमेंट्स क्या हाईलाइटेड हैं जो कि एडिटोरियल में बताए गए हैं दैट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म are not external impositions but integral to the constitution's fabric from its inception. So this calls to remove these words are attempts to create an oppressive majoritarian state. No, this is not the fact. When it is already implicitly mentioned in articles, तो कैसे हो जाएगा majoritarian state? So preamble embodies the aspirations of freedom struggle and pluralistic society. Objection revolution in 1946 laid down secular and socialistic ideas. अब यूपीएससी में सिग्निफिकेंस क्या है आपका, सबसे पहले तो टॉपिक आ जाता है प्रियम्बल। उसके अलावा सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जो की वर्ड्स हैं उन्हें किन अमेंडमेंट्स में लाए गए थे। फिर आ जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में और कौन कौन से इनैक्टमेंट्स हुए थे, ठीक है, जिन्हें 44th अमेंडमेंट एक्ट में इम्प्रूव किया गया था। सो अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप एक अपने खुद के बेसिस पे आप ये लिख सकते हो कि आप क्या फील करते हो कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म हटाने से कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं करता। दैट्स योर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। उसके अलावा प्रॉबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं जीएस पेपर 2 में या एसए में आपके इस तरीके से आ सकते हैं दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज सोशलिज्म merely an economic doctrine in Indian context, or examine its constitutional significance। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है दैट रिमूवल ऑफ सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म फ्रॉम द प्रियम्बल वुड डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन इट, ठीक है। अब प्रीलिम्स टाइप में ये पूछ सकता है कि सोशलिस्टिक या सेकुलर जो है वो प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात हुई थी वो किस केस में हुई थी, सो इट हैपेंड इन केशव नंदा भारती केस, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या सेक्युलरिज्म और उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, बेसिक ये चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन रिस्क इन एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वोटर्स। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट एक ये भी मिलेगा कि आपको जो भी, जैसे अगर किसी को भी ये नोट्स फॉर्म में चाहिए होगा या इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, ये जो कंटेंट है, ठीक है, इसका कंटेंट मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी इन इमेज फॉर्म, जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो अब आते हैं इस टॉपिक पे दैट बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन रिस्क एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वोटर्स। सो बिहार जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिविजन है, SIR का जो रिविजन है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स
risk excluding short-term migrant voters due to strictly residency verification. An estimated 20% of Bihar's electoral comprises migrants, causing concerns of disenfranchisement. Especially among men working away from home. The ECI must balance electoral integrity with migrant voters' voting rights, ensuring their political voice where they currently reside. So, the editorial suggests that the revision process needs to be needs more than the allotted 1 month. अब यूपीएससी में प्रॉबेबल क्वेश्चंस देखो कैसे आ सकते हैं. दैट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वोटर्स इन इंडियाज़ इलेक्टोरल प्रोसेस. आई थिंक इसके लिए इसको डिजिटाइज कर देना चाहिए. फिर दूसरा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात हो रही है, तो ये भी यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों बेसिस पे इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. ठीक है, क्योंकि इसके प्रोविजंस कभी कभी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या इनैक्टमेंट्स हुए हैं, specifically with in relation to MLAs and MPs. Okay. उसके अलावा हाउ डज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 प्रोटेक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ द टेम्पररी माइग्रेंट्स. सो ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी के एस्पेक्ट में. Murder most foul, policemen resort to violence to extract confession. Nearly 15 years after the Supreme Court of India described custodial torture and deaths as most heinous crimes committed by men in uniform, brutal third-degree treatment of suspects remains a chilling reality. Emboldened policemen with contempt for procedure show no hesitation in resorting to violence, not just within but also outside the police stations. In Tamil Nadu recently, a death of a young man, Ajit Kumar, who was detained and tortured by a special police team in plain clothes for alleged theft in Shivaganga district, underscores the deeply ingrained authoritarian and intimidating nature of the police force. Impunity with which he was detained without a formal complaint or registration of a first information report. This illustrates how normalized such disturbing behavior has become in policing. So, under the direction of this DSP, Ajit Kumar was taken by the team to several secluded spots and subject to lathi blows to force him into confession to have committed the theft. A woman visiting the temple in Madurai had asked him to park her car. She later claimed that the jewelry in the car was missing. Ajit collapsed under the brutality and the theft remains unproven. So ये जो कस्टोडियल डेथ्स है उनके बारे में बात हो रही है. इसको मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कशन इसका मैंने किया है. ठीक है. सो ये वो पेज है जिसमें कस्टोडियल डेथ्स के बारे में बात की गई है कि कितनों पे एफआईआर होती है, कितने केस रजिस्टर्ड होते हैं, किन पे चार्जशीट फाइल होती है और उनमें से किन पे प्रॉपर मतलब एक एक्शन होता है. तो ये एक परसेंटेज क्राइटेरिया है. ठीक है. और नंबर बेसिकली नॉट परसेंटेज, बेसिकली नंबर दिखाए गए हैं. ठीक है. तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट रिपोर्टेड केसेस, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एंड सबसे कम उत्तर प्रदेश में है. ठीक है. टोटल डेटिन्यूज जो है. तो और उसके अलावा मैंने ये जो है इसको एक इमेज फॉर्म में ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है. सो जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूएस इम्पीरियलिज्म अ थ्रेट टू द वर्ल्ड. So इसका कंटेक्स्ट बेसिकली ये दैट डिबेट अराउंड वेदर यूएस कंटिन्यूज इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज पोस्ट कोल्ड वॉर, इसके ऊपर पूरा इसका जो डिबेट है ये पूरी है. एंड फोकस ऑन यूएस फॉरेन इंटरवेंशंस. फोकस जो है इसको इस आर्टिकल का वो यूएस फॉरेन इंटरवेंशंस पे है.
इकोनॉमिक सैंक्शंस, शिफ्टिंग ग्लोबल पावर बैलेंस, यूएस चाइना जियोपॉलिटिकल राइवलरी, इस पे ये पूरा जो आपका डिबेट है वो रिवॉल्व करता है. सो कंसर्न्स ओवर यूएस मेंटेनिंग ग्लोबल हेजेमनी through military presence, economic influence, example dollar dominance, IMF or World Bank, strategic alliances, example NATO. की पॉइंट्स क्या डिस्कस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लें तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यूएस इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर, लेड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. सो इट लेड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. हम जानते हैं कि यूएसएसआर के मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसी का हाथ था. अब यूएसएसआर फिर इमर्ज होकर रशिया में कन्वर्ट हुआ. यूएसएसआर में से कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने रशिया का साथ भी छोड़ दिया था. मीन्स दिस कोलैबोरेशन ऑफ यूएसएसआर वाज ब्रोकन अप. तब जाके अकेला जो है वो रशिया इमर्ज हुआ. और वो भी कैसे, क्योंकि उसने सोशलिस्टिक पैटर्न को छोड़ा. तब जाके कहीं ना कहीं बेसिकली यूएस ने पूरा डोमिनेट कर दिया था वहाँ के मार्केट को, रशिया के मार्केट को, और इफेक्ट होने लगे थे वहाँ के लोग. So post 1991 unipolar moment for US promoted liberal democracy and market capitalism globally. Critics argue that military interventions in the Middle East, Latin America and Asia, and also economic sanctions as instruments of coercion, that means forcing the nations, is of importance and might put an effect on the global economy. So instruments of US power are military, largest global military budget, over 700 overseas bases. Economics में अगर हम बात करें तो dollar as reserve currency, trade sanctions on rivals, Russia, Iran, China, soft power, culture, media, education, technology, influence. Then strategic alliances की अगर हम बात करें तो NATO, क्वाड, ऑकस. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, अलायंसेस जो मेंशन्ड है ये इम्पॉर्टेंट है. आप इस पे कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा, कौन सी कंट्रीज़ हैं इनमें. ठीक है. अब ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बट ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म होना भी है, दैट डिस्टेबलाइजेशन ऑफ regions like Iraq, Afghanistan, Libya, sanctions harming the civilians, imposition of Western models over local cultures, and fueling arms races, example in Asia Pacific. So if we talk about declining or continuity of US power, so relative decline due to rise of China and global power. Yeah, because इनके जो actions हैं, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट इन द फ्यूचर. मैं अभी से ही ये बता दे रही हूँ, एक प्रिडिक्शन है ये, कि ये आने वाले समय में एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में क्रिएट करेगा. इसके जो डिसीजंस हैं, इस आदमी के जो डिसीजंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा वर्ल्ड मार्केट में. और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूएस पे पड़ने वाला है. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो यूएस पे पड़ेगा. देन फिर जो वॉर इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं उन पे पड़ेगा. इंडिया पे भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, बट उसका बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो रशियाज़ assertiveness, BRICS seeking multipolarity, yet US retains military dominance, control of financial systems, technological leadership, etc. अब इंडिया के बेसिस पे क्या रिलेवेंस है, दैट स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी, बैलेंसिंग यूएस टाइज विद रिलेशंस विद रशिया एंड ग्लोबल साउथ, क्वाड एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन विद यूएस वर्सेस चाइना ऑब्जेक्शंस, एंड impact of US sanctions, trade, energy and security, and navigating multipolar world. अब यूपीएससी के बेसिस पर रेलेवेंस क्या है, इंडो यूएस जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर आपको थोड़ा कंसेप्चुअल नोट्स बनाने पड़ेंगे इन चीज़ों को ध्यान देते हुए.
कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सिविलियंस पे या इंडियन मार्केट्स पे। पावर डायनेमिक्स एंड मल्टीपोलैरिटी की अगर हम भी बात है तो उस पर भी आपको थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं दैट क्रिटिकली एनालाइज वेदर यूएस फॉरेन पॉलिसी इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न इम्पीरियलिज्म, discuss the implications of declining US hegemony for global order, how does US foreign policy affect India's strategic economy autonomy। इसके अलावा यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर, ये इस पर आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स पर्सपेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि व्हाट इज़ यूनिपोलर, ठीक है, या व्हाट डज द टर्म यूनिपोलर और बाईपोलर रेफर्स टू। ऑकस जो है उनके जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। फिर आईएमएफ जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, सर्विलेंस जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ठीक है, जो इंडिसेस पब्लिश करता है, वो सब भी आपको मालूम होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैन सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट पास बाय द स्टेट। सो इसका जिस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 में ये ऑर्डर किया है दैट छत्तीसगढ़ टू स्टॉप यूजिंग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, दैट इज़ एसपीओ, for countering Maoist activities, terming their recruitment unconstitutional and violative of Article 14 and 21 due to inadequate training and poor pay. Subsequently, Chhattisgarh passed the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Forces Act 2011. To formalize an auxiliary force to aid security forces, petitioners argued this was contempt of court. So, Supreme Court rejected the contempt plea, affirming that legislature possesses plenary powers to enact laws unless declared ultra vires the Constitution. अल्ट्रा वायरस क्या है आपको मालूम होना चाहिए, ये लीगल टर्म्स है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो। इट क्लैरिफाइड दैट पासिंग अ न्यू लॉ इज़ नॉट कंटेम्प्ट इवन इफ इट सीक्स टू ओवरकम जुडिशियल रूलिंग्स unless it violates the constitutional provisions or legislative competence. This is crucial for maintaining separation of powers in a constitutional democracy. In Indian Aluminium Co. versus State of Kerala 1996, the court emphasized judicial restraints in striking down statutes unless shown unconstitutional. So the case illustrates how judicial decisions interact with legislative powers and the limits of judicial review over legislative functions. अब इसमें जो अगर हम बात करें जो यूपीएससी के रिलेवेंस में क्या है, तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आ जाती है। जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है, रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रॉबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, दैट डिस्कस द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिस्ट्रेन एक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विस legislative compliance or competence. What is doctrine of separation of powers? How does it relate to legislative responses to judicial verdicts? Explain the significance of enacting new legislation to overcome judicial pronouncement that undermines the rule of law. So इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी। सो ये वाला टॉपिक जो है वो डिफेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई 15 फॉलोइंग द इंडिया यूएस डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग
The long-awaited Apache combat helicopters are to be delivered in next 2 weeks. So the defense minister sought the timely delivery of US-made General Electric engines for Tejas Light Combat Mk-1A aircraft. So Light Combat Mk-1A is an aircraft, not a helicopter. By HAL, Hindustan Aeronautics Limited. उसके अलावा GE जेट इंजन्स भी यूज़ हुए थे फॉर LCA तेजस. The induction of Apache helicopter is part of modernization program of the Army's Aviation Corps. It will further strengthen the Army's combat capabilities. So next is house disruptions have reduced, productivity has improved, Birla. So Lok Sabha Speaker Om Birla on Thursday said that frequent disruptions in Parliament, once a recurring feature, had significantly declined, paving a way for improved productivity and more substantive debate. Speaking at the inaugural session of the first national conference of the heads of urban local bodies from the state. So this is the first national conference of heads of urban local bodies from the states and UTs in Manesar, Haryana. So Lok Sabha had witnessed increasingly late night sittings and prolonged discussions, reflecting what he described as matured and responsible democratic culture. He urged urban local bodies to institutionalize structured procedures such as regular sittings, robust committee systems, and citizen engagement mechanisms to strengthen the grassroots democracy. So the two-day conference on role of urban local bodies in strengthening constitutional democracy and nation building aims to serve as a platform to define the role of urban local bodies in a rapidly urbanizing India and to highlight innovative models of contemporary urban governance. Polled question hour. So Mr. Birla proposed that municipal bodies incorporate procedures such as question hour and 0 hour to allow elected representatives to raise issues concerning their constituencies. So such mechanisms, he said, would enhance the accountability, improve transferability, and facilitate more effective monitoring of administrative work. I have observed that many municipalities, councils and corporations meetings are not held throughout the year. Sometimes only a budget meeting takes place, which is adjourned within half an hour amid the chaos. This is not a healthy democratic tradition. सो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है यूपीएससी के केस में. सबसे पहले अगर प्रीलिम्स एस्पेक्ट में बात करें तो लोकसभा जो है उसमें स्पीकर का क्या रोल है, ठीक है. फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, ठीक है, काउंसिल्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए. उसके अलावा जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन पे आप कुछ नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. एक आध बार आया है, आई थिंक आज से 7 साल पहले जो पेपर्स हुए थे उसमें कुछ पूछा गया था एक आध बार. तो इस तरीके से आपको अगर मालूम होगा अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में तो आप काम कर लोगे, ठीक है. उसके अलावा आप मेंस पर्सपेक्टिव में ये बना सकते हो कि हाउ डज द नॉन इफेक्टिवनेस ऑफ दीज अर्बन लोकल बॉडीज़ अफेक्ट दी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. इस तरीके से आप इस पे नोट्स बना सकते हो, ठीक है. तो वो आपका एक आंसर राइटिंग प्रिपेयर्ड हो जाएगा इस एस्पेक्ट में, ठीक है.
So finally, the last topic of today, endocrine disruptors in plastic waste, a new public health threat. So अगर हम इसके बेसिक कंटेक्स्ट की बात करें तो plastic pollution has moved beyond the environmental damage and now a biological invasion with direct human risk, health risk occurs. ठीक है, एक biological invasion टाइप का आ रहा है. Microplastics and plastic delivered endocrine disrupting chemicals infiltrate human bodies causing hormonal and reproductive issues. So key facts and data की अगर हम बात कर लें, so EDCs like bisphenol, अब ये कंपोनेंट जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीलिम्स में अगर ऐसे पूछ लिया ना कि BPA ये किस में आता है, प्लास्टिक्स में आता है या कोई और कंपोनेंट दे दिया, मेथनॉल में आता है, मेथनॉल का कंपोनेंट है, और आपको अगर नहीं पता होगा तो आप गलत मार्क कर दोगे. सो जो ये EDCs है बेसिकली एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल है जो कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक से रिलेटेड है. इट इज़ यूज इन प्लास्टिक्स. अब इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि दैट BPA का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है. सबसे पहले ये प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, फिर वाटर बॉटल्स में यूज़ होता है, फूड कंटेनर्स में यूज़ होता है, देन कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, टॉयज़ में यूज़ होता है एंड मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है. ठीक है, उसके अलावा ये क्या डिसरप्शंस लीड करता है, दैट इट मिमिक्स हार्मोन्स, डिस्टर्ब एंडोक्राइन सिस्टम, लीड टू रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड कैंसर रिस्क. अब 2022 में एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था दैट microplastics detected in blood of 80% of the participants. Eighty-nine percent of the participants, sorry 80% of the participants, not 89. Indian studies क्या बताती है that elevated levels of DEHP in women is linked to increased breast cancer risk. That is linked to increased breast cancer risk is from BPA. So BPA linked metabolic disorders and obesity and diabetes are a major concern. India generates around 3.5 million tons of plastic waste annually. उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? डिसरप्शन ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन, फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, लिंक टू ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़. और वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उसमें चिल्ड्रन, पुअर कम्युनिटीज़ नियर प्लास्टिक वेस्ट डम्प्स, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस पर? दैट ग्लोबल हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू EDCs इज़ अराउंड $250 बिलियन एनुअली. यानी EDCs से जो हेल्थ केयर कॉस्ट आता है वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इट इज़ अराउंड $250 बिलियन एनुअली. Lost productivity and increased healthcare burden. Policy and regulatory aspects की अगर हम बात करें so plastic waste management rules 2016 India ensures a ban on single-use plastic, lack of regulation of low-dose effects of EDCs, need for science-driven regulation, public awareness and biomonitoring and surveillance of waste management and improvements. अब UPSC के एस्पेक्ट में डेफिनेटली पोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक मेजर कंसर्न टॉपिक है और उस पर नोट्स भी आ सकते हैं. बट प्रीलिम्स बेसिस पे मैं बात करूँ तो BPA कहाँ कहाँ रहता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है और ये किसका पार्ट है, EDC का पार्ट है कि किसका पार्ट, मतलब किसमें क्या मतलब केमिकल्स जो हैं क्रिएट होते हैं इससे BPA से. ठीक है, जो कि हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस करते हैं. सो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. अब मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? दैट डिस्कस द हेल्थ रिस्क पोज्ड बाय
endocrine disrupting chemicals found in plastic waste. How should India respond to it? Prelims में as I said कि bisphenol A, that is BPA, is primarily used in which of the following? तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है. एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? तो दे क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंसेस. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसके अलावा मेंस में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दैट एनालाइज द रेगुलेटरी गैप्स इन इंडियाज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू EDCs. एक्सप्लेन हाउ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इज़ लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछ सकते हैं. ठीक है. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel and give your valuable feedback. और जिनको भी मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहिए वो मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम की इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए. एंड देन फर्दर उसके अलावा जिनको नहीं भी मेंटोरशिप प्रोग्राम करना है वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव PDFs जो है वो शेयर करती रहती हूँ. तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा आपके प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए, या आंसर राइटिंग का के भी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ. तो अगर आप ज्वाइन करेंगे सो दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.